हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निकल पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक लिटरल एंट्री के रिगार्डिंग क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री की एक ब्रांच बोले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। आप लोग को ये भली भांति पता होगा कि केमिस्ट्री के हमारे 3 ब्रांच से क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से? तो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल कुछ कुछ देखने को मिलेंगे। सेकेंड हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं रहेंगे, ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना रहेगा, जो कि आपको ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं। एंड थर्ड वन हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। सेकेंड हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टोटल 1 शॉट में कंप्लीट करने वाले। टोटल अप्रॉक्स 100 MCQ होने वाला है। तो यह वीडियो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग जो भी MCQ करेंगे वो सारे आपके PYQ बेस्ड। एंड सेकेंड चीज़, जितने एंड एक्स्ट्रा MCQ लिए गए इस सीरीज में वो आपके टू द सिलेबस से 1 इंच भी बाहर नहीं किया गया। जैसे कि आपके सिलेबस में लिखा है हमारे पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आएगा। यह सिलेबस आप खुद से चेक कर सकते हैं। यदि आप DCECLE के वेबसाइट पे जाइएगा देन वहाँ से आप खुद डाउनलोड करके मैच कर सकते हैं। जो भी मैं बता रहा हूँ टू द आपके सिलेबस है, सिलेबस से एक भी बाहर वीडियो नहीं बनाया गया एली के रिगार्डिंग आपका। सेकेंड हम लोग ट्रांजिशन मेटल, मेटलर्जी, केमिस्ट्री, नॉन मेटल, मेटल, फिर प्रिंसिपल, एक एक वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखिए। एंड चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा लिटरल एंट्री के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहती। एंड जितने भी आपके डाउट है सभी क्लियर हो जाएंगे इस चैनल पे। तो क्या किए ना, हम लोग इस सेशन को 4 सेट में डिवाइड किए। टोटल 8 यूनिट है। 8 यूनिट में हम लोग 4 सेट करेंगे। सेट 1, 2, 3 एंड 4। सेट 4 हमारा फाइनल सेट होगा। उससे पहले सेट 3 में क्या करेंगे, जितने MCQ बनते हैं वो करेंगे। सेट 4 में मोस्टली ओनली PYQ बेस्ड क्वेश्चन एंड एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न आपका पीरियोडिक टेबल से है, ट्रांजिशन एलिमेंट से। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ अ हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी? निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनीकरण इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है? मतलब सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा आयनीकरण इंथैल्पी हमारे इसमें जो ऑप्शन दिए गए उसमें सबसे ज़्यादा हीलियम की होती है। अब बात आती है कि आखिरकार ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी भैया है क्या? आप कैसे समझेंगे कि ये आयनीकरण इंथैल्पी क्या है? तो देखिए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा हीलियम कैसे हुआ। हीलियम का परमाणु आकार सबसे छोटा, उसका परमाणु आकार सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा। और इसके न्यूक्लियर चार्ज सबसे अधिक है। हीलियम में भैया कितना मतलब कितना उसका एटॉमिक नंबर? तो बोलिएगा कि 2 है। हाइड्रोजन एक, हीलियम में 6, हमारा 2 है। तो छोटा है ना भैया, वो बहुत छोटा है, जिससे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब कोई चीज़ तन्नी गो में एकदम पैक है तो उसको आपको ब्रेक करिएगा तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा लगेगा। यानी क्या, आयोनाइजेशन इंथैल्पी उसकी हाई है, क्योंकि उसको ब्रेक करने में, हटाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी, क्योंकि वो छोटा है और उसके जो अणु है इलेक्ट्रॉन काफ़ी पास में, तो उसको हमें तोड़ना, अलग करना आसान नहीं है। किसका? तो हमारा हीलियम का। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी छोटा है। तो आप ऑप्शन देख के खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ऑप्शन आपके टू द एग्जाम के रिगार्डिंग डिफरेंट हो सकता है। आपको कंसेप्ट समझना है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी मतलब पूछ क्या रहा है। आई होप आप इजीली समझे होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए आपका क्या कह रहा है। विच पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेज अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? कौन सी आवर्त गुणधर्म पीरियड में बाएं से दाएं जाने पे बढ़ती है? तो आपको अच्छे से पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बताए थे एंड वीडियो बनाए भी थे। पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल हमारा कुछ इस तरीके का रहता है। उसमें हमारे कितने रहते हैं? 7 पीरियड रहते हैं एंड हमारे 18 वर्ग रहते हैं। आपको अच्छा से पता होगा, वर्ग ऐसे ऐसे वाले को हम कहते हैं एंड पीरियड टोटल हमारा 7 रहता है। यह चीज़ आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कितना पीरियड होते हैं एंड कितना हमारा वर्ग रहते हैं, तो इस तरीके से आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें बोल रहा है कि हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, यानी लेफ्ट टू राइट हम लोग यदि जाते हैं। डिक्रीजेज प्रॉपर्टी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ये लेफ्ट है, इधर से यदि हम राइट साइड जाएंगे तो इसमें मेटल का क्या प्रॉपर्टी होगा? तो जो परमाणु का साइज है ना वो डिक्रीज होता है, वो परमाणु का साइज डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने। मतलब इसका क्या रहेगा, परमाणु का साइज ज़्यादा रहेगा, इसका कम, इसका कम, इसका कम, इसका कम। तो इस तरीके से हमारा होता है। इसे आप पढ़ सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए क्या कह रहा है। विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल
कंटेन अ ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब आवर्त सारणी का कौन सा ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट को दर्शाता है। तो आवर्त सारणी का हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट जो रहता है, जो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना भैया, वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट को दिखाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीकरण संख्या निकालने को पूछा जाएगा, तो इसे आप लोग क्लियर अच्छे से कीजिएगा। दोनों चीज़ ऑलरेडी मैं आपको निकालना अच्छे तरीके से सिखाया हूँ। अब बात करें डी ब्लॉक होता कहाँ से कहाँ तक है, तो ये शुरू हमारा होता है 3rd से लेके 12 तक हमारा समूह में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा गया और भी ट्रांजिशन एलिमेंट से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग आगे करेंगे, जो कि PYQ में भी आपका आया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा क्या कर रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग 3D सीरीज एलिमेंट शो अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा 3D श्रेणी का तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दिखाती है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण दिखाने वाला हमारा यहाँ पे Mn हो जाएगा, नहीं कि Fe क्रोमियम कोबाल्ट हमारा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा हमारा मैग्नीज हो जाएगा, तो मैग्नीज हमारा सबसे ज़्यादा शो करता है। अब कितना शो करता है, एग्जाम में यदि पूछ दे कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना से कितना के बीच में वैरी करता है, तो +2 से 7 के बीच में वो वैरी करता है। एंड इसी ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वैरी करता है, डेट्स वाई आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एंड ये वैरी क्यों करता है, वैरी करने के पीछे का रीज़न क्या है। मतलब आप बोलिएगा कि और सब तो वैरी नहीं करता है, सिर्फ मैग्नीज का ही क्यों वैरी किया। तो उसके जो डी ऑर्बिटल है ना भैया, उसका डी सेल है ना, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है ये मतलब फुल नहीं है, अनपेयर्ड है। जो अब मान लीजिए कोई भी अनपेयर्ड है, जैसे एक कपल हो गया, ठीक है, एंड एक कपल नहीं है, वो अनपेयर है, सिंगल भटक रहती है, थोड़ा उकाछू पंती करेगा ना, ऊपर नीचे तो चढ़-बढ़ तो करेगा ही ना। तो डेट्स वाई सेम उसी तरीके से इसमें भी कम रहता है, इसलिए ये कभी 2+ बन के दिखाता है, फिर 7+ बन के दिखाता है, मतलब इतना ऊपर नीचे करते रहता है कि ये भी आराम से अपना पेयर बना ले। जो देखिएगा कपल रहेगा वो आराम से शांत बैठा रहेगा। तो ये चेंज दिखाने के पीछे का कारण क्या है, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन बने कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी क्यों करता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने टिक करके आना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन आपका PYQ का था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इस तरीके से बन सकता है और हर बार बनते हैं ऐसे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है विच एलिमेंट एमॉन्ग 3D सीरीज कलरलेस इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब 3D सीरीज में कौन सा है ना, श्रृंखला में कौन सा तत्व +2 ऑक्सीडेशन अवस्था में रंगहीन होते हैं। मोस्टली जो हमारा 3D सीरीज का मेटल है ना वो भैया कलरफुल होता है, वो चमकता धड़कता रहता है। अभी हम आपको बताए थे ना क्यों चमकता धड़कता रहता है, तो उसका डी ऑर्बिटल में ना इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है, तो अच्छा से थोड़ा सजेगा सवरेगा थोड़ा चमकेगा, तभी ना वो पेयर बन पाएगा, तो थोड़ा चमकते भड़कते कलर वाला रहता है। लेकिन ये बोला कलरलेस है, क्यों कलरलेस है और वो कौन सा है कलरलेस, तो हमारा Zn2+ जो है ना हमारा बोले तो जिंक ये 2+, तो ये हमारा कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है, क्यों, आगे पढ़िए, क्योंकि हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, पूर्ण रूप से भरे होते हैं, यानी डी वाला तो भैया पूरा भर गया, तो अब इसको चहल पहल करने का मन तो नहीं करेगा, तो ये चक्कर पकड़ नहीं करेगा, मतलब इसको सजने संवरने रंगीन दिखने का झमकने का जरूरत नहीं है, इसको तो भैया फुल हो गया। झमकता तमकता कौन है, जो अनपेयर्ड है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूछेगा कि कलरलेस क्यों है एंड कलर क्यों है, देन आपको ये टिक करके आना है। ये जितना एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है ना इसको काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन का हम करा रहे हैं, इसीलिए ऐसा नहीं बोलिए कि आप तो ये बताए ही नहीं कलरलेस क्यों होता है, कलरलेस क्यों नहीं होता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा उस समय नहीं सोचने का फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, मतलब निम्नलिखित में से किसका परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है, मतलब स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस हमारा किसका होता है। तो देखिए जब हम लोग पीरियोडिक टेबल ही देख रहे थे तो हम आपको बताया ना कि इधर जितना जाएंगे लेफ्ट टू राइट क्या होगा, हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, घटते जाएगा, मतलब छोटा होगा, स्मॉल होगा, यानी डिक्रीज होगा, कम होगा। देन अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम कहीं हमारा यहाँ रहता है, मैग्नीशियम यहाँ रहता है, आयरन एल्युमिनियम हमारा यहाँ रहता है, एंड सिलिकॉन यहाँ पे आता है, ग्रुप हमारा 14 में आता है। तो देखिए जितना इधर जाइएगा उतना छोटा हो रहा है, तो सबसे कौन छोटा किसका होगा, तो सबसे छोटा हमारा सिलिकॉन का होगा। और सेम यही बात जो अभी हम आपको बताएं यहाँ पे लिखा हुआ
पीरियड में दाईं ओर जाते हुए बाएं से दाएं की तरफ लेफ्ट टू राइट जाने पे नाभिक का आवेश का परमाणु घटता है। अब नाभिक का आवेश का परमाणु घट रहा है यानी वो कम हो रहा है भैया। तो सेम वही बात लिखा हुआ। सिलिकॉन आपका यहाँ पे आता है ग्रुप 14 में। तो आप देखिएगा, आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा बहुत तो अच्छे से याद होना चाहिए जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विच प्रॉपर्टी इंक्रीज डाउन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। डाउन द ग्रुप, उस समय से हम लोग दाहिने बाएं कर रहे थे, लेफ्ट राइट कर रहे थे। अब बताइए ऊपर से ऐसे नीचे आने पे क्या इंक्रीज करता है, क्या बढ़ता है? तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ता है, या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, यानी बोले तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, या फिर एटॉमिक साइज हमारा बढ़ता है, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तो क्या है ना भैया, जब आप ऊपर से नीचे आइएगा इस पीरियोडिक टेबल में, ऐसे ऐसे आना शुरू कीजिएगा ना, तो क्या है, एटॉमिक साइज बोले तो परमाणु का आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? तो चलिए हम लोग वो जानते हैं। समूह में नीचे जाते समय हर एक तत्व के एक नए सेल इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। देखिए ऊपर देखिएगा तो ऊपर कम इलेक्ट्रॉन है, फिर उससे ज़्यादा नीचे, उससे तब जैसे जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका सेल ज़्यादा होगा। सेल ज़्यादा होगा तो क्या हुआ, परमाणु का एटॉमिक साइजवा तो बड़ा हो रहा है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। आप खुद इमेजिन कीजिए, पीरियोडिक टेबल में देखिए एटॉमिक जो नंबर है ऊपर का कम है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा, यानी ज़्यादा हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है ना। जब ज़्यादा है तो साइज तो ज़्यादा चाहिए। तो सिंपल कॉन्सेप्ट का उपयोग करके भी आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, दी मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। PYQ का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आपका कौन सा है? तो वो फ्लोरीन हो जाता है, फ्लोरीन हो जाता है। एंड फ्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है आपने यह कमेंट करके बताना है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका बात करें होता कितना है, सबसे ज़्यादा तो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बट इसका वैल्यू कितना होता है? तो वैल्यू 3.98 होता है। क्यों होता है? तो स्मॉल साइज रहता है ना, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब ये क्या है ना, इलेक्ट्रॉन को हाईली खींचता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट। इसका वैल्यू याद कर लीजिए, कभी भी नहीं पूछा गया, मे भी पूछ दे देन आपको काम आ जाएगा वैल्यू 3.98। एंड ज़्यादा इसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा देखिए क्या कहता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट सो कैटेलिटिक प्रॉपर्टी इन 3D सीरीज। श्रृंखला में निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरक का गुण दिखाता है? मतलब जो हमारा 3D सीरीज है ना भैया, 3D सीरीज जो हम बताएं ना, उसमें कैटलिस्ट का गुण दिखाने वाला कौन सा तत्व है? क्या सेकेंडियम है, या मैग्नीज है, या फिर कॉपर है, या फिर वेनेडियम है? तो वैनेडियम जो है हमारा, यह कैटलिस्ट का गुण दिखाता है। तो वैनेडियम और इसकी यौगिक विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के कारण उत्प्रेरक होते हैं। इसका क्या है कि इसका ऑक्सीकरण चेंज है, मतलब तरकता भड़कता चीज़ है। ये क्या करेगा, ये क्या कैटलिस्ट का काम क्या क्या बोले कि रिएक्शन को फास्ट करता है। मतलब कोई जैसे गांव में झगड़ा हो रहा है तो उसको एकदम और झगड़ा को चढ़ा देगा, इसी कैटलिस्ट क्या करता है, कोई रिएक्शन धीरे हो रहा है तो इसको फास्ट करा देगा। तो ये कौन कराता है? तो वैनेडियम कराता है। क्यों कराता है? ये करने के पीछे रीजन क्या है भैया? तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होते रहता है, डैट्स वाई यह कैटलिस्ट का काम करता है। तो इसे आप याद रखिए, कैटलिस्ट का काम क्यों करता है? तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके ऑक्सीकरण अवस्था में बदलाव होते रहते, इसलिए यह एक अच्छा उत्प्रेरक हमारा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोला गया है, विच ट्रांजिशन एलिमेंट हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंटम। किस ट्रांजिशन एलिमेंट का तत्व का चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण हमारा मैग्नीज का होता है, बोले तो Mn का होता है। अब आपको क्वेश्चन आएगा मैग्नीज का ही क्यों भैया, रीज़न क्या है मैग्नेटिक मोमेंट होने का? तो चलिए हम लोग वो जानते हैं। तो मैग्नीज है जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो लास्ट में देखिएगा ना 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख जाएंगे 3D सीरीज में। 3D में टोटल हमारे 10 आते हैं, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 टोटल 10 आते हैं। तो ये क्या है ना, बोल रहा है इसमें 5 अनपेयर्ड हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है ना, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके कारण ये थोड़ा ज़्यादा चहल पहल करता है। एंड मैग्नेटिक मोमेंट खींचने वाला शक्ति, मैग्नेटिक आघूर्ण क्यों दिखा रहा है?
क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए दिखा रहा। मैं आगे ही बताया ना, जिसके पास जो अनपेयर्ड है वो थोड़ा चमकेगा, धमकेगा, कलर वाला होगा, दूसरों को आकर्षित करने का कोशिश करेगा। अब जो भैया कपल है, जो पेयर बना के बैठ गया, उसका हिम्मत है कि थोड़ा करने जाएगा बाहर चक्कर पकड़, थोड़ा अच्छा से रेडी वेडी होकर थोड़ा परफ्यूम लगा के घूमेगा। तो ऐसा नहीं है ना भैया। जो अनपेयर्ड है वही इस तरीके का कारनामा करते, वही इस तरीके के कांड में शामिल होते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट होने के पीछे भी हमारा यही रीजन है, अनपेयर्ड का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपको सेशन कैसा लग रहा है। अभी हमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। विच ट्रांजिशन एलिमेंट इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन में कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट को उपयोग किया जाता है? सबसे पहले जानते हैं गैल्वेनाइजेशन हम लोग करते ही क्यों है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई लोहा हो गया, कोई मेटल सरफेस है, वो क्या होगा, आप बाहर रख दीजिएगा तो रस्टिंग आ जाएगा, ठीक है। रस्टिंग हो जाएगा तो रस्टिंग से हमें तो बचाना होगा, रस्टिंग कीजिएगा तो आपको तो खराब हो जाएगा लोहा। तो आप बोलते हैं पेंट मारते, तो सब जगह पेंट नहीं मारते, तो लोहे पे ना जस्ते की परत यानी जिंक की परत चढ़ाने को ही हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एंड गैल्वेनाइजेशन बोले तो हम लोग क्यों करते हैं, तो रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग करते हैं। देन इसे याद रखना है। अब आपको बताना है लोहे पे जंग लगने से उसकी भार बढ़ेगी या घटेगी, यह चीज़ को आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया गया है तो आपको यह चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+? Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आ गया आपका क्वेश्चन, तो जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा बात है, फेरस का सबसे पहले हम जानते हैं। तो Fe का हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर की बात करें तो हमारा 26 होता है, ठीक है। एंड क्या बोला, 2+ यानी ये क्या हो जाएगा, अब आप ही बताइए जल्दी से कमेंट करके कि 2+ यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी अब कितना हो चुका है, तो यानी अब हमारा यह 24 हो चुका है, यह 2 दे चुका। तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। आर्गन, आर्गन का हमारा कितना होता है, तो आर्गन का हमारा 18 होता है, ठीक है भैया। तो अब 18 है, अब हमको 24 लाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 18 प्लस बोलिएगा 6, यानी 3D में हमारा कितना रहेगा, 6 एलिमेंट रहेगा। तो बोलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्गन का 18 होता है, इसलिए अब पूरा 1:2, 2:2, 3:2 कीजिए तो बहुत लंबा हो जाएगा ना भैया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ले लिए हम लोग, इधर से हम लोग अक्रिय वाला, तो आर्गन का 18 आ गया, एंड जो बचा उसको हम लिख दिए, 3D6 हो गया हमारा। जो 2 इलेक्ट्रॉन गया ना वो इसका वाला जाता है, ये जो 4:2 है ना भैया, ये वाला चला गया, ये 2 डी में का जल्दी नहीं खाली होगा, क्योंकि डी खाली होगा मतलब हाफ फील्ड इज बेटर दैन, मतलब आधा जो भरा हुआ है ना वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर आधा में से खाली, जैसे 3D6 है यानी 5 को कम से कम आधा आधा भरल है ना, तो आधा भरल ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसमें से नहीं निकलेगा, 4:2 वाला जाता है। तो इसे आपने ध्यान रखना है। मोस्टली आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की बात करें तो कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट इज लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन का एकदम न के बराबर चांस बनता है, तो आप इतना ध्यान नहीं दीजिए। मरकरी को टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज अ फील्ड इन डी ऑर्बिटल? मतलब निम्नलिखित में से किस तत्व में डी कक्षा पूर्ण रूप से भरी रहती है? तो डी कक्षा हमारा किस में भरा रहता है, जिंक में भरा रहता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हमारा आएगा आर्गन, फिर हमारा आ जाएगा 3D10 हो जाता है, एंड हमारा 4:2 हो जाता है। तो हमारा बोले कंप्लीटली फिल्ड हमारा डी ऑर्बिटल किस में रहता है, तो जिंक में रहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच डी ब्लॉक एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन बोले तो हमारा खून, हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट रहता है, तो हीमोग्लोबिन में हमारा फेरस रहता है। तो बोले एपी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हर एक क्वेश्चन का आप लोग एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा। यदि मैं यहाँ पे डिस्कस किसी क्वेश्चन में नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग PDF डाउनलोड कीजिए। PDF को आपको अच्छे तरीके से पता है, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह पे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेकेंडियम? सेकेंडियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो सेकेंडियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह स्टेबल, मतलब ये क्या है, स्टेबल है, और इसमें डी ऑर्बिटल जो लूज करता है उसके हिसाब से ही है।
देन हमारे बोले तो कितना डी एक्स में रिक्त हो जाती है, इतना जो खाली है ना, तीनों को खाली है, तो ये कितना हमारा दिखाएगा, तो हमारा 3 दिखाएगा, और ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है +3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, निम्नलिखित में कौन आपका ट्रांजिशन मेटल नहीं है, तो हमारा कौन है, जिंक हमारा नहीं है। क्यों नहीं है भैया, अब आप तो पूछिएगा ना क्या रीजन, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, उसमें देखे थे डी ऑर्बिटल हमारा फुल्ली फिल था एंड 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन था, यानी डी से कूद के ये बाहर आ चुका है, ये डी के झमेला में नहीं पड़ा हुआ है। तो डैट्स मीन ये क्या है, डी सेल पूर्ण रूप से भरी होती है, पूरा भरा हुआ, इसलिए ये ट्रांजिशन में नहीं आया। जो नहीं भरा है, जो चक्कर पकड़ करने वाला है, वही जाएगा हमारा ट्रांजिशन वाले में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए, विच ट्रांजिशन एलिमेंट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट बोले तो गलनांक हमारा किसका हो जाता है, तो गलनांक हमारा जिंक का हो जाता है। अब आप बोलिएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट जिंक का ही सबसे कम क्यों है इन सबों में, तो कम होने का भी पीछे रीजन है। तो रीजन क्या है, तो रीजन हमारा है वीक मेटालिक बॉन्ड, इसके जो मेटल के बीच में बॉन्ड है हमारा जिंक में ना, वो वीक है। क्यों वीक है, क्योंकि इसका डी वाला फुल्ली फिल्ड है, इसलिए इसका हमारा मतलब बोले तो रिजल्टिंग मतलब इसके कारण, जिसके कारण गलनांक हमारा कम होता है। क्यों कम है, तो डी ऑर्बिटल हमारा फुल्ली फिल्ड है, दैट्स वाई मेटालिक बॉन्ड डिक्रीज है। मेटालिक बॉन्ड मतलब उसका बंधे कमजोर है भैया उसके बीच का, तो वो गल भी आसानी से जाएगा, बंध मजबूत रहेगा तब ना जल्दी नहीं टूटेगा। आई होप आप इजिली समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म कलर्ड कंपाउंड ड्यू टू डी ट्रांजिशन, मतलब डी ट्रांजिशन के कारण हमारा निम्नलिखित में डी संक्रमण के कारण रंगीन यौगिक बनाता है, मतलब डी ट्रांजिशन के कारण रंगीन यौगिक बनाने वाला हमारा कौन है, तो वो हमारा Cu2+ है। क्यों बनाता है, बनाने का पीछे हम रीजन भी बता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या है भैया, अनपेयर है, पेयर नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा रंग बिरंगी बनेगा तब ना भैया ये पेयर कर पाएगा ज़िंदगी में। ऐसे ही कलरलेस घूमेगा तो कोई भाव तो देगा नहीं, तो थोड़ा चक्कर पकड़ ये कर रहा है अपना पेयर बनाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए हमसे क्या बोल रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन लिए क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू, ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, मतलब संक्रमण तत्व कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो भैया वही रीजन है, उसका डी ऑर्बिटल खाली है, वो भैया अनपेयर्ड है, तो चक्कर पकड़ करेगा ही करेगा। यानी करेक्ट आंसर एबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो करेक्ट आंसर हमारा यही होगा। मैक्सिमम आप देखे होंगे ना डी ऑर्बिटल वाला में यही आंसर रहता है कि वो वैकेंट है इसलिए होता है। तो थोड़ा पढ़ के देना, अंदाजे टिक नहीं मार देना, कभी कभी आपको एग्जाम में घुमाने के लिए दे सकता उल्टा पुल्टा। तो देखिए मैंने आपको बोला था 4 सेट में हम लोग डिवाइड किए, तो एक सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट स्विच करते हैं हम लोग सेट 2 पे, जिसमें हम लोग 21 to 40 MCQ को देखे होंगे। अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट भी कर दें कि यदि आपको अभी तक इसमें कुछ डाउट आया तो उस क्वेश्चन नंबर को प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेट 2 में कौन कौन सा क्वेश्चन को हम लोग मतलब कौन कौन से यूनिट कवर करें। यूनिट 3 मेटलर्जी देखेंगे, फिर नॉन मेटल एंड मेटल से हम लोग कुछ क्वेश्चन बनेंगे उसको देखेंगे, देन फिर हम लोग प्रिंसिपल पे आएंगे कि कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, ये सबको जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी ज़्यादा प्रश्न आएंगे। तो देखिए हम लोग देखते हैं क्या है 21, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन, आयरन का ओर कौन सा। ऑलरेडी हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है काफ़ी अच्छे से डिटेल 2 से 3 वीडियो उस पर बनाए थे एंड बताए थे। आयरन का बोले तो हमारा लोहा का कौन सा होता है, तो लोहा का हेमेटाइट। सूत्र बोले तो Fe2O3, कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा हेमेटाइट की जगह Fe2O3 रहेगा, देन आपको टिक करना है। एंड ओर क्या है, फ्लस्क क्या है, स्लैग क्या है, इन सब से डिफिनीशन से क्वेश्चन बनते हैं। ऑलरेडी उस वीडियो को आप लोग देखिए, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विच प्रोसेस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, मतलब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो मैंने बताया था ना कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक विद्युत अपचयन शायद बोलते हैं इसे, हाँ वैद्युत अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑलरेडी आपको बताया था कि वैद्युत अपचयन क्या है, फिर उससे हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। तो एल्यूमिनियम को
Al2O3 मतलब किसका, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसके रिडक्शन द्वारा एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है, तो आपको बताना है वो एल्युमिनियम Al2O3 के रिडक्शन से ही हम लोग प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है द स्लैग फॉर्म ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। हमने अभी आपको बताया कि हेमेटाइट से हम लोग क्या किए, आयरन को बनाए। तो आयरन को बनाए तो हमारा कुछ स्लैग बचा, तो वो स्लैग हमारा क्या है, स्लैग उसे बोलते हैं जो नीचे पेंदी में थोड़ा सा जम जाए, बच जाए। जैसे गिलास लीजिए, उसमें मिट्टी घोलिए, नीचे जो बचा जो जमेगा थोड़ा देर बाद, तो वो हमारा स्लैग है। तो करेक्ट आंसर हमारा स्लैग के रूप में जो बनता है CaSiO2। CaSiO2 कहने का मतलब है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कैल्शियम सिलिकेट है। बोले तो क्या बनता है, कैल्शियम सिलिकेट हमारा बचता है। इसके जगह पे आपको कैल्शियम सिलिकेट लिखा भी मिल सकता है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या रहता है, चूना पत्थर से CaO सिलिका से अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम सिलिकेट बनता है। इसे याद रखिएगा, जो स्लैग के रूप में हमारा रहता है। क्वेश्चन नंबर 24, गैलेना इज एन ओर ऑफ। गैलेना किसका अयस्क है, तो गैलेना हमारा लेड का अयस्क है। PYQ का क्वेश्चन है। देखिए इतना इजी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से, इजी क्वेश्चन, इससे कुछ ज़्यादा बनता नहीं। इससे यही क्वेश्चन है कि कौन से हम लोग एलिमेंट को, कौन से को कैसे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे, उसका अयस्क क्या है, फ्लस्क कौन सा यूज कर रहे हैं, स्लैग क्या बच रहा है, बस यही क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा इसका क्वेश्चन नहीं रहेगा। गैलेना इज ए लेड सल्फाइड। गैलेना क्या हमारा लेड सल्फाइड है। PbS है, तो हम लोग इसी से क्या प्राप्त करते हैं, लेड बोले तो Pb को हम लोग प्राप्त करते हैं। और लेड का बात करें तो यही हमारा सीसा है। सीसा का मुख्य अयस्क की बात करें तो हमारा यहाँ पे लेड सल्फाइड हो जाएगा, तो इसे आपने अच्छा से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ। साइनाइड विधि का उपयोग किसके निष्कर्षण के लिए किया जाता है, तो साइनाइड मेथड का उपयोग हम लोग सोना और चांदी, बोले तो गोल्ड एंड सिल्वर निकालने के लिए उपयोग करते हैं। ये साइनाइड प्रोसेस इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इससे होता क्या है, कैसे हम लोग का गोल्ड निकलता है, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। आखिरकार तो गोल्ड जमीन से नहीं निकल रहा, उसमें भी कुछ अशुद्धियों को तो कैसे निकालते हैं। तो साइनाइड विधि में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, सोने चांदी को घुलनशील यौगिक बना के, जैसे उसमें क्या करते हैं, एक घुलनशील यौगिक बनाते हैं, उसके लिए कौन सा मेटल यूज करते हैं, कौन सा हम लोग केमिकल यूज करते हैं, ऑलरेडी हम लोग काफ़ी अच्छा से डिटेल में देखे हैं। तो क्या करते हैं, घुलनशील बनाते हैं। देन घुलन जब दोनों घुल जाता है ना, तो जितना अशुद्धि है सब नीचे घुल के निकल जाएगा। बाकी हमारा बोले तो सोना हो गया या चांदी हो गया, उसको छान के बाहर निकाल लिए। एंड जितना हमारा अशुद्धि था वो हमारा घुल के केमिकल के साथ बाहर चला जाता है। एंड कौन सा केमिकल का उपयोग करते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ऑलरेडी हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है, दी फ्लस्क यूज टू एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। मतलब कौन सा फ्लस्क का उपयोग करते हैं, हेमेटाइट से लोहा निष्कर्षण में प्रयुक्त हमारा फ्लस्क कौन सा है, तो हमारा फ्लस्क हमारा लाइम स्टोन हो जाता है। जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे ना लाइम स्टोन, बोले तो उससे शायद कली चूना पत्थर जो हम लोग देखे थे, चूना पत्थर, तो वही हमारा हो जाता है लाइम स्टोन। कह रहा है चूना पत्थर CaCO3, इसी को अगर इसके जगह पे लाइम स्टोन के जगह आपको CaCO3 लिखा रह सकता है। पूछता कौन सा फ्लस्क का उपयोग करते हैं हम लोग, तो उसके जगह पे आपको CaCO3 को टिक करके आना था। यह क्या करता है, अशुद्धियों को स्लैग में बदलता है। मतलब जो आपका लोहा में क्या रहता है, अशुद्धि, ऐसे कोई भी चीज़ आप जमीन से खनिएगा तो उसमें मिट्टी जैसे लगा रहता है, तो इसी लोहा जब निकलेगा तो उसमें अशुद्धि जैसा लगल है, तो उसको क्या करेगा, ये जो हमारा चूना पत्थर है उसमें से जाएगा, फिर उसको अलग कर दे, बोले अच्छा तू मेटल है भाई, जा जा जा। इधर क्या करेगा, जो हमारा अशुद्धि है बोलेगा चल इसमें से निकल, तू जाके पेंदी में नीचे जाके बैठ जा। तो इस तरीके का घटना वहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कर रहा है, दी प्रोसेस यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड। और PYQ का क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कौन सा विधि सल्फाइड मतलब सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए कौन सा विधि को प्रयुक्त किया जाता है, तो फोर्थ फ्लोटेशन, बोले तो झाग प्लवन विधि शायद इसे बोलते हैं हिंदी में, तो उसका उपयोग करते हैं। एंड झाग बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, फोर्थ फ्लोटेशन मतलब क्या, झाग बनाना। तो झाग बनाने के लिए हम लोग कौन सा ऑयल का उपयोग करते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बार PYQ में पूछा गया था कि कौन से ऑयल का हम लोग झाग बनाने के लिए उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्ट बाय द सेल्फ रिडक्शन मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
स्व अपचयन विधि से किस धातु को निकालना, मतलब खुद से अपचयन करके वो अपना एक्सट्रैक्शन करता है, मतलब निकालते हैं। तो हमारा यही है भैया, कॉपर है, ये क्या है ना, स्व अपचयन विधि, यानी सेल्फ रिडक्शन करके ही इसे हम लोग खुद से प्राप्त करते। क्या होता है, कॉपर सल्फाइड है, इसको हवा में गर्म करने पर, यदि डायरेक्ट ऐसे हम लोग हवा में गर्म करेंगे तो धात्विक कॉपर में वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, एकदम सीधा ले चटाचट कॉपर बन गया आराम से। मतलब इसमें कुछ मेहनत नहीं, कुछ आपको कुछ नहीं, लीजिए तुरंत गर्म कीजिए, हीट कीजिए, वो क्या करेगा, एयर से रिएक्शन करके अपना धात्विक रूप, बोले तो ओरिजिनल कॉपर एक नंबर का आपको मिल जाएगा फ्रेंड। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 29, द गैस रिलीज ड्यूरिंग द रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, जब हम लोग सल्फाइड ओर का भंजन करते हैं, क्या है, सल्फाइड अयस्कों की भुनाई के दौरान हमारा कौन सी गैस निकलती है। तो रोस्टिंग के दौरान हमारी जो निकलने वाली गैस है SO2 है, बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा गैस निकलती है भंजन के द्वारा, मतलब उसको भुनाई करने पे। अब देखिए ना भैया, सल्फाइड ओर है ना, तो सल्फाइड ओर है तो एस रहेगा ही नहीं, तो कौन एंगल से CO2 निकलेगा, तो ये हमारा होगा नहीं। तो इसमें डायरेक्ट आप ऑप्शन देख के भी टिक लगा सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर नहीं पता है ना, कब आपके एग्जाम में देखना है, तो थोड़ा सा तुक्का लगाइए। तुक्का लगाना नहीं होता, अपने दिमाग का उपयोग करना था। तो कौन सा निकलेगा, तो SO2 ही निकलेगा, बाकी को निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरीके से आपने जवाब देना, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एक ही क्वेश्चन को रीड करना है, देन उसका आंसर को टिक आउट करना आपके एग्जाम में। कह रहा है विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, मतलब नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड उपयोग किया जाता है नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए। तो नाइट्रिक एसिड हमें बनाने के लिए नाइट्रोजन का NO2, बोले तो हमारा कौन सा उपयोग करते हैं, NO2 का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा हमारा क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है। और जिस प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं उसे ऑस्टवाल प्रोसेस कहते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा से टिक आउट कीजिए, पेंसिल पेपर ले के रखिए जब आप लोग वीडियो देखते हैं। तो कौन सा प्रोसेस से बनाते हैं, तो ऑस्टवाल विधि से हम लोग क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, पूछेगा एग्जाम में। एंड किसका उपयोग करते हैं, कौन से ऑक्साइड का, तो NO2 का हम लोग उपयोग करते हैं नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए, बोले तो नाइट्रिक ऑक्साइड, बोले तो HNO3 बनाने के लिए, और ऑस्टवाल विधि से बनाते हैं। तो काफ़ी अच्छे से इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, अमोनिया रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म, मतलब अमोनिया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। तो अमोनिया जो है हमारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके देखिए क्या बनाती है, तो हमारा NO बनाती है, बोले तो नाइट्रिक ऑक्साइड। मतलब अमोनिया का रिएक्शन किससे करा दीजिए, हमारा ऑक्सीजन से, देन वो हमारा बनाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, बोले तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। NH3 उत्प्रेरक ऑक्सीजन करने के कारण NO बनाती है, बोले तो हमारा क्या बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, जिसके कारण हमारा HNO3 निर्माण प्रक्रिया का भाग है। जो ऊपर जो हम लोग पढ़े ना भैया, ये वाला बनाने वाला नाइट्रिक एसिड, तो उसी प्रक्रिया का यह भाग है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, सेम उसी का हमारा क्या है, भाग है, उसी का पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, सॉरी जूम आउट हो गया था थोड़ा ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कह रहा है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, मतलब कोयले, सॉरी फिर से पढ़ रहा हूँ, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोयला, मतलब कोयले के जलाने से बनने वाली अम्ल वर्षा के लिए कौन गैस उत्तरदायी है। हम लोग कोयला को बर्न कर रहे हैं आजकल बिजली बनाने के लिए, सबसे ज़्यादा हम लोग अभी कोयला का उपयोग कर रहे हैं। तो कोयला जला रहे, उससे गैस निकल रहा, उस गैस के कारण बोल रहा है हमारा एसिड रेन, बोले तो अम्ल वाली वर्षा हो रही है। तो इस वर्षा के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो बोले तो SO2 गैस जो है हमारा, यही गैस हमारा क्या है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो करेक्ट आंसर हमारा SO2 हो जाएगा। एग्जाम में आपसे पूछ भी सकता है डायरेक्ट, यहाँ ये जरूरी नहीं है बर्निंग ऑफ कोल लिखे, डायरेक्ट पूछ सकता है एसिड रेन के लिए कौन उत्तरदायी है, तो हमें SO2 को ही टिक करना है। कह रहा कोयले से निकलने वाली गैस SO2 वायुमंडल में, मतलब इधर से SO2 निकला और वायुमंडल से क्या करता है, H2 हाइड्रोजन तो है, उधर से लेके H2SO4 बना लेता है। और H2SO4 क्या है भैया, एसिड ही तो है। अब जब ये एसिड बन गया तो बारिश के साथ अपना अम्ल वर्षा करके नीचे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा विच एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया के दौरान कौन सा अम्ल बनता है। तो कॉन्टैक्ट प्रक्रिया के द्वारा हम लोग
सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं एंड सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस का ही उपयोग करते हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का ही प्रोसेस है। इससे हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 को बनाते हैं, वही SO2 से फिर हम बनाते हैं SO3 एंड देन SO3 से हमारा क्या बन जाता है, हमारा H2SO4 बनता है एंड इस क्रिया को हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ अमोनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमोनिया का याद कर लीजिए एंड भी बहुत सारे, मतलब टोटल मैंने आपको 5 to 7 दिए थे, जिसमें 5 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला 7 भी याद कीजिए, जिसमें आपको क्या था कि उसका इसका कंपाउंड दिया गया था एंड देन उसका क्या दिया गया था, शेप दिया गया था एंड इधर बॉन्ड एंगल दिया गया था। तो अब जल्दी से बताइए अमोनिया का हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो अमोनिया हमारा इसका शेप इसका शेप हमारा क्या रहता है, पिरामिडल रहता है। क्यों पिरामिडल रहता है, कि ऊपर में इसका लोन पेयर रहता है, तो कुछ इस टाइप का पिरामिडल शेप बनाता है। एंड आपको एक कमेंट करना है, लीनियर किसका रहता है, आपको यह चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत इजी एग्जांपल है, लीनियर किसका रहता है एंड टेट्राहेड्रल किसका रहता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आप उस एक बार टेबल को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अब बोले पिरामिडल रहता है क्यों है, तो मैंने आपको बताया ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऊपर में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ही वो पिरामिडल शेप बनाता है। उसमें मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि पिरामिडल का कैसा होता है, तो एक बार उस वीडियो को रिवाइज जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनर इंटर हैलोजन कंपाउंड। कहने का मतलब है निम्नलिखित में कौन इंटर हैलोजन यौगिक है। तो इंटर हैलोजन यौगिक की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, इंटर हैलोजन मतलब इसमें 2 हैलोजन ग्रुप बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो ग्रुप हमारा 17 वाला था ना, तो वही है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ध्यान दीजिए इसमें क्लोरीन भी आ गया एंड ब्रोमीन भी आ गया, तो ये क्या है, इंटर हैलोजन अपने में मिलके बना लिया भैया। इसका अलग ही कंसेप्ट और इसका अलग ही खेल चल रहा है। तो ये हमारा इंटर हैलोजन कौन सा हो गया, तो ये हमारा ब्रोमीन एंड क्लोरीन हो गया। तो इस तरीके से आप देख के समझ सकते हैं, बाकी क्या सब हमारा अलग अलग है। वो जब खुद से खुद में ही बना ले, उसी का ग्रुप में वो अपने घर में कर ले, तो उसे हम लोग बोलेंगे इंटर हैलोजन। ये अपने आप में कहीं नहीं गया बाहर बनाने के लिए, यही कांड कर लिया अपना, तो हमारा बोले तो ब्रोमीन एंड हमारा BrCl हमारा यहाँ पे हो जाएगा। विच कंपाउंड इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अमोनिया गैस। अमोनिया गैस के परीक्षण के लिए कौन सा यौगिक का उपयोग करता है। अब ये नहीं कि टेस्ट करने के लिए केमिस्ट्री में क्या है ना, यौगिक का उपयोग करते हैं। अभी नहीं कि हमको इसका टेस्ट करना है तो बोलेंगे ले भाई तू इसको चाट ले, चाट के बता कि इसका टेस्ट क्या है। तो ऐसा नहीं भैया, ये आदमी निपट जाएगा। तो हम लोग क्या बनाते हैं ना किसी यौगिक का उपयोग करते हैं, जिससे हमको पता चले कि उसका टेस्ट क्या है, वो क्या है, कि वो अमोनिया है या फिर वो दूसरा है CO2 है या फिर कोई और चीज़ है। तो जो हम लोग अमोनिया को टेस्ट के लिए उपयोग करते हैं तो हमारा नेल्सन रिएजेंट है। नेल्सन रिएजेंट से हम लोग फाइंड आउट करते हैं अच्छा ये अमोनिया है। तो नेल्सन अभिकर्मक जो होता है हमारा अमोनिया की, मतलब अमोनिया जब रहेगा ना तो भूरे रंग का अवक्षेप, मतलब जैसे ही उसको कांटेक्ट में अमोनिया आएगा ना तो भूरे रंग का हमारा क्या प्रेसिपिटेट बोले तो अवक्षेप बना देगा हमारा, कौन सा, तो हमारा ब्राउन कलर का अवक्षेप बना देगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, देखिए हमारा क्या कर रहा है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। जल्दी से आप लोग बताइए कौन सी गैस के कारण हमारा ओजोन लेयर, ओजोन का सूत्र बोले तो हमारा O3 होता है। तो ये O3 हमारा का जो क्षय हो रहा है, जो ओजोन लेयर हम लोग को बचा के रखा है UV लेयर से, वो क्षय हो रहा है, घट रहा है। तो वो कौन से गैस के कारण हमारा घट रहा है, करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो वो गैस हमारा हो जाता है CFC, बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हमारा ओजोन लेयर हमारा कम रहा है। तो चलिए थोड़ा जानते हैं CFC हमारा क्या है। तो CFC में Cl रेडिकल, बोले तो Cl के कारण क्या होता है, हमारा ओजोन लेयर धीरे धीरे हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, ख़त्म हो रहा है क्लोरीन के कण के कारण। CFC में क्या है, तो क्लोरीन का कण है, उसके कारण डिक्लेशन हो रहा है, क्षय हो रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट रिलेटेड है, तो प्लीज़ थोड़ा अच्छे से कंसेस रखिएगा, पूछ सकता है। विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सेफ्टी माचिस। सुरक्षा माचिस बनाने के लिए कौन से धातु का उपयोग किया जाता है। काफ़ी बच्चा वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग फास्फोरस का उपयोग करते हैं। फास्फोरस में भी कौन सा फास्फोरस का उपयोग करते हैं, तो फास्फोरस में भी हम लोग रेड फास्फोरस का उपयोग करते हैं माचिस बॉक्स बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए हमारा क्या कह रहा है,
विच एसिड कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियोल। PYQ का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कौन से एसिड को हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, तो वो हमारा H2SO4 है। H2SO4 का इंडस्ट्रियल नाम जानेंगे ना हम लोग, मतलब इंडस्ट्री में जो यूज करता है उसे हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जानते हैं। एंड ऑयल ऑफ विट्रियोल इसका ट्रेडिशनल नाम है, मतलब एकदम पुरखों जमाना से चलते आने रहने वाला नाम है ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल क्या है, मतलब कंसंट्रेटेड, मतलब उसमें पानी उनी कोई मिला नहीं, एकदम कड़क है पूरा, एकदम फुल नीट जो बोलते हैं ना, एकदम नीट है, इसमें पानी मिलाया उलाया नहीं है। मतलब जैसे क्या हम लोग अल्कोहल में पानी मिला के पैक बनाते हो, इससे ना भी यही फुल कंसंट्रेशन रहता है, तो हमारा होता है हमारा ऑयल ऑफ विट्रियोल, बोले तो H2SO4। एक मैं काम करूंगा ना, जितना भी ये जो कंपाउंड है ना, मैं आपको एक नेम दे दूंगा और उसका इंडस्ट्रियल नेम क्या है एंड उसका यूज क्या है ये दे दूंगा। एंड देन जेन वो मैंने आपको बताया कि 3D सीरीज में कौन सा कलर है, कौन सा कलर लेस है, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना के कितना बीच में वैरी करता, इसका एक टेबल बना के इस वीडियो के एंड के बाद मैं उसके लिए भी एक वीडियो एंड एक टेबल दे दूंगा, जिससे आप लोग इजीली पूरा बोले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उस टेबल से रिवाइज कर सकते हैं। टेंशन नहीं लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेटली करेंगे। कह रहा है विच कंपाउंड ऑफ फास्फोरस इज हाईली पॉइजनस। फास्फोरस का कौन सा यौगिक अत्यधिक विषैला है, तो हमारा PH3 फॉस्फीन जो है हमारा एकदम एकदम बोले तो क्या है, एकदम जहरीला है। बोले तो फॉस्फीन एक अत्यधिक विषैला गैस है, यह बहुत ही अत्यधिक विषैला गैस है, जिसका गंध कैसा रहता है, बोले तो इसका ऑर्डर बोले तो गंध गार्लिक बोले तो लहसुन जैसा एकदम गंदा स्मेल करता है। एंड बहुत ही भैया जहरीला है, सूंघने का तो कोशिश भी ना करिए। तो अभी तक हम लोगों ने सेट 2 भी कंप्लीट किया, यानी टोटल हम लोग 40 MCQ को कंप्लीट कर चुके। सेशन बहुत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। नेक्स्ट हम लोग स्विच करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 to 60। अभी टोटल हमें 80 to 100 MCQ करना है फ्रेंड्स, तो मज़ा बहुत आने वाला है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम लोग किसको कवर करेंगे, यूनिट 6, यूनिट 7 एंड यूनिट 8। ये दोनों यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी इसका 1 शॉट वीडियो हम लोग करा चुके हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, 41 मिनट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। देन क्या करते हैं हम लोग, इसका पार्ट 2 करते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे 41 टू नेक्स्ट हम लोग 100 MCQ के तरफ चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होने के कारण अपलोड होने में प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सभी रिकॉर्ड हम लोग मोबाइल से कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमारी थोड़ी सी मजबूरी को समझिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तुरंत इसे कवर जरूर करते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट करके जाइए एंड लाइक करके जाइएगा यह सेशन आपको कैसा लगा। अगर ऐसा सेशन आप सब में चाहते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो ऑलरेडी कर रहे हैं, यदि आप फिजिकल केमिस्ट्री चाहते हैं एंड देन उसका न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन, तो उसके लिए कमेंट करें। एंड मैथमेटिक्स में भी ऐसा सेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी फिर हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।